हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर नई क्लास और नई दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उम्मीद कर रहे होंगे सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं या जिन भी एग्जामों का दौर इस समय चल रहा होगा उन का अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो रही होगी। और देखो, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की, कृपया करके सभी लोग बड़े ध्यान से जिन भी टॉपिकों पर हम पर डे आपकी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन टॉपिकों को आप सीरियसली बहुत ज्यादा मेहनत के साथ मेमोराइज करें और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं कि कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो जितनी भी खबरें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होती है उन्हीं से आपकी जीएस बन जाती है। उन्हीं कुछ खबरों के साथ एक बार फिर हम सभी लोग मिलकर शुरुआत करते हैं। आज से रिलेटेड आपकी हमारी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की अपने चैनल में, जिसका नाम आपको पता ही चल गया होगा। और ज्यादातर लोगों को आपके इसके बारे में कोशिश करें बताने की, और ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो को शेयर करा करें और लाइक करें उसे। और जो भी तथ्यों पर आप लोगों को जानकारी चाहिए, वैसे हम समय समय पर डे प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए आप अगर चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको बता देता हूं जो अमूमन सभी एग्जामों में, जैसे कि हम सब लोग अभी पेपर देख ही रहे हैं कि उन एग्जामों में किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दो चार कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन्हें मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद मेन टॉपिक जो होगा उस पर हम बात करेंगे। देखो, आज की एक महत्वपूर्ण आपकी खबर है कि आप सभी लोग जानते हो जापान में भारत का नया राजदूत नया राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो एक महिला है और उनका नाम है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज ये जापान में भारत की आपकी नई राजदूत नियुक्त की गई है। राजदूत को इंग्लिश में अम्बेसडर बोला जाता है। इंग्लिश में है ना, अगर हम बात करें तो अम्बेसडर अम्बेसडर आपकी इंग्लिश में बोला जाता है इन्हें, है ना। उच्चायुक्त भी कह देते हैं। देखो, बड़े ध्यान से सुनना मुझे, मैं जल्दी से थोड़ा सा खबरें बता देता हूँ क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे करके हमारा देश भारत है ना, और दूसरे देश जैसे हम बात कर रहे हैं जापान, तो जापान देश के बीच में और भारत देश के बीच में जो भी कुछ रिलेशन रहा है, जो भी कुछ एक संबंध रहे हैं, तो इन जापान के जो भी संबंध भारत के साथ है और भारत के जो भी संबंध जापान के साथ है, तो भारत की जानकारी जापान तक पहुंचाने के लिए और जापान की जानकारी भारत तक पहुंचाने के लिए जापान का एक व्यक्ति भारत में नियुक्त किया जाता है। ध्यान से सुनना। और भारत का एक व्यक्ति जापान में नियुक्त किया जाता है। अब जापान में जो व्यक्ति भारत की ओर से नियुक्त होगा, जापान जो भी कुछ कार्य भारत के संबंध में कर रहा है उन सब जानकारियों को जापान से भारत तक लाने का काम आपकी जो व्यक्ति हमने जापान में नियुक्त करा है ये व्यक्ति हम तक जानकारी लेकर आएगा। और जो भी भारत सरकार आपकी कोई भी कार्य जापान के संबंध में कर रही है तो उस कार्य को जापान की सरकार तक पहुंचाने का कार्य जापान की सरकार ने जो भी व्यक्ति यहाँ नियुक्त करा है उसको पहुंचाने का कार्य करेगा। तो जब किन्हीं भी दो देशों के बीच आपके हुए संबंधों को प्रगाढ़ करना हो, स्ट्रोंग करना हो, मजबूत करना हो, तो एक व्यक्ति भारत का जापान में और जापान का भारत में नियुक्त कर दिया जाता है और उस वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? राजदूत या अम्बेसडर बोल दिया जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ज्यादा एग्जामों में, जब कभी जिस स्थान पर राजदूत जाकर रहते हैं, जैसे भारत का राजदूत जापान में जाकर रहेगा या जापान का राजदूत भारत में आकर रहेगा, तो उन स्थानों को दूतावास बोला जाता है, एम्बेसी, है ना। एम्बेसी, उन्हें दूतावास आपकी इंग्लिश में एम्बेसी बोल दिया जाता है। और याद रखना, दूतावास प्रत्येक देश के दूतावास जो होते हैं वो उस देश की राजधानी में ही होते हैं, उस देश की कैपिटल में होते हैं। देखो, ये वाली बात जरूर ध्यान रखना। जैसे हमारे भारत में जो विभिन्न देशों के भारत में जो विभिन्न देशों के दूतावास होंगे ना, देशों के विभिन्न देशों के दूतावास हमारे भारत में विभिन्न देशों के दूतावास जो होंगे वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होंगे आपकी। इस वाली बात को ध्यान रखना। ऐसे करके जापान में जो दूतावास होंगे वो उनकी राजधानी आपकी टोक्यो में होंगी।
इस रीजन से है। तो जिस भी देश में आपके हमारी दूतावास होते हैं वो उस देश की राजधानी में होते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इस वाली बात को ध्यान रखना। तो राजदूत का मतलब होता है एक दूसरे की सूचनाओं को एक्सचेंज करने के लिए एक व्यक्ति उसकी सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उस वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, आपकी राजदूत या एम्बेसडर कह देते हैं। और जापान में भारत के राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है, एक महिला है आपकी, सॉरी एक व्यक्ति है, पुरुष ही है, उससे गलती हो रही है थोड़ी सी यहाँ पर, है ना, एक पुरुष ही है और उनका नाम है आपकी सीबी जॉर्ज। ये हाल फिलहाल में एक नियुक्ति हुई है। और याद रखना किसी भी देश में राजदूत को नियुक्त जो करता है वो आपकी हमारी करता है केंद्र सरकार की सलाह पर, राष्ट्रपति आपकी हमारी इन्हें नियुक्त करता है। और इन वाली आपकी हमारी जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां बहुत सारे प्रकार की होती है, तो वो एक बार जाकर आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये शक्तियां जो आपकी हमारी राष्ट्रपति को दी जाती है, इन्हीं शक्तियों के तहत आपकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से, राजदूत समझ में आ गए होंगे। दूतावास का मतलब क्या होता है, सीवी जॉर्ज का नाम जरूर याद रखना। हाल ही में आपकी जापान में भारत के नए राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। एक और लिख लें आप जल्दी से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी जानकारी है। एक और आप ये लिख लें कि भारत का जो है, भारत के न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, है ना, न्यूजीलैंड में जो राजदूत बने हैं, न्यूजीलैंड में जो राजदूत बने हैं उनका नाम है नीता भूषण। नीता भूषण, ये नीता भूषण है जिनको न्यूजीलैंड में भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है ना, नीता भूषण है। तो इसके बारे में आपको बताऊं, अब देखो मैं वहां पर भी बता देता हूं आप लोगों को, जैसे जानकारी हुआ करे ना टोटल आपकी हमारी। तो जैसे न्यूजीलैंड में भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो न्यूजीलैंड की आप जानकारी रखा करो। जिन भी देशों की चर्चा है, जैसे न्यूजीलैंड आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल और आपकी जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप है। उसके अलग न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो वेलिंगटन है, वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है, न्यूजीलैंड में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में मुद्रा जो चलती है वो चलता है न्यूजीलैंडी डॉलर। न्यूजीलैंडी डॉलर वहां पर आपकी मुद्रा चलता है। ठीक है, ऐसे करके यदि हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के इस समय जो आपकी प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो एक महिला है और उनका नाम है आपकी जेसिंडा अर्डनर। ये जेसिंडा अर्डनर जो है, अर्डनर सॉरी अर्डनर, जेसिंडा अर्डनर जो है ये इस समय आपकी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, एक महिला है। तो ऐसे ही करके आपकी न्यूजीलैंड की आपको जानकारी हो जाएगी, तो कैपिटल भी याद हो गई, करेंसी वहां जो चलता है वो भी याद होगी, प्राइम मिनिस्टर वहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ऐसे ही करके जैसे हम लोग अभी जापान के बारे में बात कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने का, तो एक सेकंड उसे भी सुन लो। देखो जापान के जिन भी देशों की चर्चा हुआ करे उन देशों की पूरी जानकारी आपको पता हो। जैसे जापान के बारे में अगर हम बात करें तो जापान के बारे में यदि हम लोग आपकी बात करते हैं तो जापान की राजधानी आपको सबको पता होगी, जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, ये वाली है। तो अगर जापान में मुद्रा की बात करें तो जापान में मुद्रा चलती है येन, येन मुद्रा चलती है। जापान में यदि प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वहां के आपकी हमारी योशिहिदो सुगा, योशिहिदो सुगा, योशिहिदो सुगा, ये वहां के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं जापान में। अगर हम बात करें, जापान देखो बड़ा खूबसूरत देश है, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है और एशिया महाद्वीप का एकमात्र विकसित देश जो है ना, एकमात्र विकसित देश पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप का वो जापान ही है। जापान में यदि हम बात करें तो देखो ध्यान से सुनना मुझे यहाँ पर, जापान का प्राचीन नेम जो है, पुराना नाम इसका वो रखा गया था जापान का निप्पन। निप्पन इसका जापान का पूरा नाम है। पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो जापान से निकलता है और इसीलिए आपके उगते सूरज का देश वो भी जापान को बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। उगते सूरज, जैसे डूबते सूरज का देश आपकी ब्रिटेन को कह देते हैं उगते सूरज का देश, वैसे जापान को जैसे मध्य रात्रि का देश आपकी नॉर्वे को बोल दिया जाता है, ऐसे करके उगते सूरज का देश आपकी किसे कह दिया जाता है, जापान को। जापान में अगर हम बात करें तो जापान 4 द्वीपों पर बसा देश है,
4 द्वीपों पर बसा देश है। द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको द्वीप कह देते हैं। जैसे मुझे ध्यान से सुना करो, जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपकी ग्रीनलैंड द्वीप है, जो डेनमार्क के देश के अधीन आता है। देखो अगर जापान के बारे में बात करें तो जापान 4 द्वीपों पर बसा देश है। इन 4 द्वीपों को मैं यहाँ बना देता हूँ। एक का नाम है आपकी यहाँ पर हैकेडो। देखो सबसे ऊपर का द्वीप है आपकी होकेडो, ये वाला है। उसके नीचे यहाँ पर आता है होन्शु, होन्शु। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी हमारी शिकोकू, शिकोकू। और सबसे नीचे आता है आपकी हमारी क्यूशु, ये वाला क्यूशु। तो देखो इसका मतलब ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। जापान में सबसे उत्तर में स्थित देश होकेडो है और सबसे दक्षिण में आपकी क्यूशु है। जापान में सबसे बड़ा अगर द्वीप के बारे में बात करें, जानकारी को लिख लेना, होन्शु है। और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही आपकी हमारी बसी हुई है। तो इस वाली जानकारी को, और अभी जापान में भारत की जो नए राजदूत आपकी नियुक्त किए गए वो सीवी जॉर्ज है। जैसे न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी, ऐसी करके आपको जापान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये पूरा डिटेल है आपकी उसके बारे में, जो जाकर एक बार ध्यान से आप लोग देख लें और पढ़ लें और याद जरूर कर रखें। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना उसके बारे में याद जरूर कर रखें, आपको याद होना चाहिए ये सारी जानकारी। ठीक है, अगर देखो वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे तो जापान एकमात्र आपकी विकसित देश है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एकमात्र विकसित देश है पूरे के पूरे महाद्वीप का, जो एशिया महाद्वीप होता है ना, उसका एकमात्र आपकी विकसित देश जो है वो जापान है। वरना कोई सा भी इस समय विकसित देश नहीं है। जापान का इस समय कोई भी विकसित देश नहीं है आपकी, जो इस समय आपकी हमारी जापान में चलता हो। देखो एक थोड़ा सा आप लोग सुन लें, योशिहिदो सुगा जो है वो पहले थे जापान के प्रधानमंत्री। वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रही है, फोमियो किशिदा, फोमियो किशिदा ये इस समय जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। तो इनका नाम लिख लें। इनसे पहले योशिहिदो सुगा थे, उनसे पहले आपके शिंजो आबे थे। तो योशिहिदो सुगा के स्थान पर फोमियो किशिदा ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसको जाके एक बार आप ध्यान से सब लोग पढ़ लें आपकी। ठीक है, एक और खबर आप सब लोग आपकी हमारी ध्यान से लिख लो। अभी हाल ही में हमारा एक एशिया महाद्वीप का देश ही है मलेशिया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये जरूर लिख लेना। ये 10वें नंबर के आपकी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन साहब का नाम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम ये नए प्राइम मिनिस्टर बने। नंबर जरूर याद रखना आपकी 10वें नंबर के। इनसे पहले आपकी इस्माइल इस्माइल साबरी, इनसे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी ने किसको रिप्लेस करा? अनवर इब्राहिम को 10वें नंबर के। मलेशिया में राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि सुल्तान होता है और इस समय मलेशिया के सुल्तान है अब्दुल्ला अहमद शाह। अब्दुल्ला अहमद शाह हैं जिन्होंने आपकी प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ किसे दिलाई होगी? अनवर इब्राहिम साहब को प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ दिलाई है। मलेशिया एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ऐसी इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो आपको याद ही होगा कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर अगर हम मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा की यहाँ पर रिंगित चलती है। रिंगित, रिंगित यहाँ पर करेंसी चलती है। मलेशिया में राजशाही है लेकिन वहां डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर बनता है अनवर इब्राहिम। इस्माइल साबरे 10वें नंबर के, अब्दुल्ला इन्होंने कुआलालंपुर, रिंगित वहां की करेंसी है। एक जल्दी से सुन लें, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे आपकी कि इनके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में जैसे एक देश की हम बात कर रहे थे ब्राजील की। जैसे कल हमने क्लास में आपकी G20 से संबंधित पढ़ा था कि G20 का आने वाला शिखर सम्मेलन जो 19वें नंबर का 2024 में होगा वो ब्राजील में होगा। तो ब्राजील के बारे में सुनिए। ब्राजील के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम आपको याद ही हो। ब्राजील के नए राष्ट्रपति आपकी बने हैं और उनका नाम है आपकी लुइज इनसीनियो, इनसानियो सॉरी, है ना, इनासियो, लुइज इनासियो, इनासियो लूला डी सिल्वा, ये इस समय ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। और इन्होंने आपकी जायर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। जायर बोल्सोनारो, इन्होंने जायर बोल्सोनारो का, यानी इनसे पहले हुआ करते थे आपकी लुइज इनसा
इनासियो लूला डी सिल्वा आपकी तीसरी बार, ये जरूर याद रखना, तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति, है ना। इससे पहले आप याद रखना ये 2003 से 2010 तक भी ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये हमारी, ठीक है ना। एक सेकेंड और ध्यान रखना, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने पहली बार राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ा था ना, राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ा था इन्होंने, वो लड़ा था भाई 1989 1989 ईस्वी में। ये कुछ जानकारी है आपकी, जार बोल्सोनारो को रिप्लेस करा है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा आपके राष्ट्रपति ब्राजील के बने हैं। ब्राजील के बारे में अब हम बात करें, जल्दी जल्दी लिखें आपकी हमारी सारी जानकारियों को। ब्राजील की कैपिटल जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया आपकी राजधानी है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं मुद्रा यानी करेंसी क्या चलती है, जैसे भारत में आपकी रुपया, तो मुद्रा चलती है रियल करेंसी चलती है। अगर ब्राजील में बात करें, एक सेकंड मुझे ध्यान से सुनना सारे लोग, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने सबने लिख लिया होगा, वो लिख लिया करो भैया सब जानकारियों को जो भी मैं बता रहा हूँ। ये भी हाल फिलहाल में आपकी हुई नियुक्तियों के बारे में आपके प्रावधान करता है। इनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम ब्राजील के बारे में लिख रहे हैं, तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। देखो पूरे विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में, यहाँ जल्दी से सुनो लो, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है यानी चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका आता है, पांचवें नंबर पर ब्राजील आता है, ये वाला है ना, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें नंबर पर भारत आता है। ये वाली बात आपको पता होगी तो अच्छी बात है। और भारत के पास पूरी दुनिया का 2.42% क्षेत्रफल है आपकी, ये बात जरूर जानकारी हो। अब देखो रूस जो पड़ता है वो आपकी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, कनाडा आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ना। देखो यहाँ जानकारी थी थोड़ी सी, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ऐसे ही करके यदि हम बात करें तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो देखो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश ऐसे। और अगर क्वेश्चन जैसे यूपीपी में पूछा गया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश जो है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, फिर ब्राजील ही होगा आपकी। पूरी दुनिया में भारत को भी आपको पता चल गया कि इतने प्रतिशत और भारत 7वें नंबर पर आता है। ऐसे ही करके अगर हम बात करें तो देखो अगर एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो चाइना आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो कनाडा आ जाएगा, और यूरोप का और पूरी दुनिया का रूस आ जाएगा, और दक्षिणी अमेरिका ये आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऐसे ही करें और विश्व में लिखे, हम देखो आपकी हमारी विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश अगर हम लिखते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा कि पहले नंबर पर आपकी चाइना आ जाएगा, दूसरे नंबर पर हमारा देश यानी कि भारत आ जाता है, तीसरे नंबर पर आपकी अमेरिका आ जाता है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया है ना, चौथे नंबर पर आ जाता है, और पांचवें नंबर पर आपका ब्राजील आ जाता है। अब देखो ध्यान से देखो, चाइना और ये दोनों एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं, उसके बाद ये अभी हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा, इंडोनेशिया आपकी एशिया महाद्वीप में आ जाएगा, इसकी बात करें तो फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी ब्राजील कौन से नंबर पर आता है आपकी, वो 5वें नंबर पर आता है, दोनों में देखो एक संयोजी है। और उसके बाद बात करें तो ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो भी ब्राजील आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा है, यहाँ भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में 5वें नंबर पर आता है। ब्राजील के बारे में बड़ी खास बात है, ब्राजील में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है वो ब्राजील में किया जाता है, ब्राजील में, है ना।
पूरी दुनिया में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन, और ब्राजील में जो कॉफी के बाग होते हैं, ब्राजील में जो कॉफी के बाग होते हैं, उन वाले कॉफी के बागों को फिजेंडा बोल दिया जाता है, फिजेंडा, कॉफी के बागानों को, ये जरूर याद रखना है ना। और ब्राजील में सबसे बड़ी कॉफी मंडी जो लगती है ना, कॉफी मंडी, वो लगती है इसके शहर साओ पालो में, साओ पालो, याद रखना आपकी ब्राजील का जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा शहर जो है वो साओ पालो है, ना कि उसकी राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। ये ब्राजील के बारे में टोटल कुछ हद तक आपकी हमारी जानकारी है। आपको मेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे घने जो वन है वो भी किस देश में पाए जाते हैं, वो भी ब्राजील में। और इन वाले वनों को आपकी अमेजन बेसिन कहा जाता है, अमेजन बेसिन के वन, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़े और घने होते हैं, और ये भी किस देश में पाए जाते हैं, आपके ब्राजील में। ये ब्राजील, तो अभी अभी ब्राजील में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और ब्राजील में सत्ता परिवर्तन होने के बाद लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा आपकी तीसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने। पहली बार चुनाव 1989 में लड़ा। ये ब्राजील है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपकी दक्षिण क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दोनों पे आपकी इसके आधार पर आता है। तो इसके बारे में एक बार जाकर आप ध्यान से पढ़ ले, और इसके बारे में आप लोगों को आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी जानकारी बहुत ज्यादा आपकी हमारी खूबसूरत है, इनको जरूर आप लोग ध्यान से सुने और इन जानकारियों को आप लोग लिखें आपकी, ठीक है भैया। तो दो देशों में राजदूत और दो देशों में आपकी कौन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर और आपके राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। देखो हाल ही में यदि हम बात करते हैं तो एक न्यूज जैसे कल में चर्चा में रही थी, आप लोगों को मैं बता रहा था कि एक आपकी घटना चर्चा में है, और उसका नाम है देखो एक तीन, यहाँ ध्यान से सुनो, आपकी एक न्यूज चर्चा में रही थी जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था कि NSG, एक ग्रुप है NSG, इसका पूरा नाम है, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लिख लो, न्यूक्लियर सप्लायर्स सप्लायर्स ग्रुप, ये एक ग्रुप है ना। हिंदी में कहते हैं न्यूक्लियर का मतलब होता है परमाणु या नाभिक, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, है ना, आपूर्तिकर्ता समूह, ग्रुप का मतलब समूह होता है। देखो ये ना एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में आपके जितने भी देश हैं उनसे ये कहता है कि वो अपने देशों के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे, परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे। और ऐसे ही देश आपके हमारी किसके सदस्य देश हो सकते हैं, वो NSG के आपके सदस्य देश हो सकते हैं, ऐसे ही देश आपके परमाणु हथियारों का जो परीक्षण नहीं करेंगे। देखो एक सेकंड मुझे ध्यान से सुनना, भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण है, अपना पहला परमाणु परीक्षण वो किया था 1974 में, 1974। सबसे पहला परमाणु परीक्षण आपको याद ही होगा, भारत के द्वारा सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 ईस्वी में किया गया था। और 1974 ईस्वी में ये परमाणु परीक्षण हमने किया था राजस्थान के पोखरण। आपको याद हो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ध्यान रखना। और इसका कोड हमने रखा था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, इसका हमने कोड रखा था। तो इसी परमाणु परीक्षण के विरोध में, इसी वाले परमाणु परीक्षण के विरोध में जो भारत ने 1974 में करा था, अमेरिका के नेतृत्व में, देखो ध्यान से सुनना, अमेरिका के नेतृत्व में एक ग्रुप बना था और उसका नाम क्या रखा गया था, एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप रखा गया। तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई, 1974 में। इसमें सदस्य देश जो है वो इस समय 48 है। और देखो प्रत्येक सदस्य देश के पास वीटो करने का अधिकार है। वीटो का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वीटो का मतलब होता है मना करने का अधिकार। आज तक भारत जो है वो NSG की सदस्यता भारत को नहीं दी गई है, NSG की सदस्यता भारत को नहीं दी गई है। यानी भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इसकी सदस्यता ले। अभी केवल 48 देश की स्थापना यहाँ पर हुई थी, और चाइना इसका आपकी सदस्य देश है, तो चाइना भारत की सदस्यता में यहाँ पर उल्लंघन पैदा करता है और भारत को इसकी सदस्यता नहीं दी गई है। अब देखो मैं आप लोगों को एक जानकारी आपकी और बता देता हूँ, एक जानकारी आपकी और थोड़ा ध्यान से सुन लो। एक जानकारी ये है कि NSG काम क्या करता है, स्थापना कब हुई, सदस्य देश कितने हैं, और प्रत्येक देश के पास वीटो पावर है। अब चाइना देखो विरोध क्यों करता है, चाइना ये कहता है कि भारत ने अभी, देखो ध्यान से सुनना, भारत ने अभी तक जो है वो NPT
एनपीटी हिंदी में, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन प्यूरो, इसका इंग्लिश में आपकी हमारी प्यूरोलिफरेशन, प्यूरोलिफरेशन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है आपकी हमारी, है ना। और ट्रीटी, ट्रीटी है ना। देखो नॉन प्यूरो प्रोलोरिफिकेशन, ट्रीटी हिंदी में मतलब होता है गैर परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इसको जरूर लिख लें आप लोग। थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि इसमें भी थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहती है। देखो क्या हुआ था, चाइना ये कहता है कि भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करे, हस्ताक्षर नहीं करे हैं, यानी भारत अभी भी एनपीटी के आपके जो एग्रीमेंट होता है उन्हें नहीं करता। अब देखो एनपीटी क्या है, एनपीटी की वास्तविकता में शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत वो हुई है 1968 में, है ना। इसको इंप्लीमेंट जो किया गया है, ये जो समझौता लागू हुआ है, इसको जरूर याद रखना, वो 1970 में, ठीक है। अब इसके अगर हम सदस्य देशों के बारे में बात करते हैं तो सदस्य देशों की आपकी संख्या जो है वो इसके 191 है, 191। देखो ये कहता है कि जो भी देश परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर, जो भी देश परमाणु संधि पर अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेंगे वो कभी भी भविष्य में, कभी भी भविष्य में परमाणु जो हथियार होते हैं उनका परीक्षण नहीं करेंगे, परमाणु हथियारों का परीक्षण वो नहीं करेंगे। आपकी ये संधि ये कहती है, चाइना ने इस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो चाइना ये कहता है कि भारत ने जब कभी भी एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं करे, भारत ने सिग्नेचर इस पर कभी भी नहीं करे हैं, एनपीटी की बात करें तो हम इसे अभी भी नहीं, तो इसी आधार पर चाइना ये विरोध करता है कि जब भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि, आपको पता चला होगा 1968 में सामने आई, 1970 में इसको लागू किया गया, उस समय सदस्य देश बहुत कम हुआ करते थे। आज परमाणु अप्रसार संधि पर लगभग कितने देशों की सिग्नेचर हस्ताक्षर है, 191, 191 है। और ऐसे देश आपकी हमारी हस्ताक्षर अगर कर देते तो उनको परमाणु आपकी परीक्षण करने की अनुमति नहीं होती, उनको परमाणु प्रसार की अनुमति नहीं दी जाती। तो चाइना कहता है कि जब भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर कभी भी सिग्नेचर नहीं करे तो इसी रीजन से एनएसजी की सदस्यता भारत को नहीं मिलेगी। एनएसजी तो यही कहता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, यानी कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो होते हैं, ये ग्रुप ये कहता है कि जो देश इसके सदस्य देश होते हैं वो परमाणु अप्रसार संधि को मानने चाहिए, और इन्हीं सदस्य देशों के बीच में आपस में आपके परमाणु से रिलेटेड जो भी जैसे यूरेनियम है या थोरियम वगैरह होता है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपकी किया जा सकता है। तो एनएसजी की सदस्यता इस वजह से नहीं मिली है क्योंकि भारत के द्वारा अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे गए हैं। तो इस टॉपिक का रिलेशन भी आपकी वासेनार व्यवस्था और G20 से आपकी लेना देना है, तो थोड़ा सा जाके आपकी इसके बारे में आप लोग ध्यान से एक बार ध्यान से बात कर ले और इसको आपकी हमारी ध्यान से आप लोग देखें, ठीक है ना। तो इन ग्रुपों को एक बार आप पढ़ा करें। एक सेकंड में छोटा सा आपकी एक ग्रुप और बना देता हूं, एनर्जी हो गया, परमाणु अप्रसार संधि होगी, दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और इन क्लासों को शेयर करें और लोगों को बताएं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो एक और है आपकी ऑस्ट्रेलिया समूह, मैं कल इसकी बात कर रहा था, इसको और सुनो थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया समूह की बात करें तो इसकी स्थापना जैसे कल हम सब लोगों ने लिखा होगा 1984 ईस्वी में की गई थी, और इसका स्थापना जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश के कहने पर की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो इसका नेतृत्व करता है, उसके नेतृत्व में इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई है। देखो ये क्या कहता है, 1984 ईस्वी में बात करें तो आपको अगर याद हो और ध्यान से आपने पढ़ा हो तो इराक और ईरान में एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ईरान ने, ध्यान से सुनिए मुझे, ईरान ने जैविक, है ना, ईरान ने जैविक व रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जो केमिकल वेपन्स होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, खासकर ह्यूमंस के लिए या जीव जंतुओं के लिए। तो जैविक और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। इसी रीजन से आपकी हमारी ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि दुनिया में अगर देश ऐसे ही करते रहे तो पूरी दुनिया खत्म या बर्बाद हो जाएगी, रुइंड हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के कहने पर 1984 ईस्वी में आपकी हमारी एक संधि बनी और उस समूह का नाम क्या रखा गया था, ऑस्ट्रेलिया समूह। की अच्छी बात यह है 2016 ईस्वी में लिख लेना, भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया समूह का 35वां सदस्य देश बना था, ऑस्ट्रेलिया समूह का। अगर हम बात करें ना तो ऑस्ट्रेलिया समूह का 35वां सदस्य देश जो है आपकी हमारी भारत को 2016 ईस्वी में आपकी बनाया गया
था। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया समूह काम क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया समूह काम ये करता है कि जो भी जैविक हथियार होते हैं और रासायनिक हथियार होते हैं, उन जैविक रासायनिक हथियारों की आपूर्ति करती है, या उन लोगों पे आपकी हमारी प्रतिबंध पर करने का काम जो है वो कौन सी आपकी हमारी कौन करता है? वो इसके द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें ना, तो भारत 35वां सदस्य देश कब बना? 2016 में। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया समूह जो है इसके सदस्य देश आपके 42 है। और जितने भी यूरोपीय यूनियन, कल भी हम जिक्र कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन के सारे 27 के 27 देश किसके समूह के सदस्य देश है? ऑस्ट्रेलिया समूह के हैं। तो भारत को इसकी सदस्यता मिल चुकी है। कल हम बात कर रहे थे वासेनार व्यवस्था में भी भारत को शामिल किया गया था और उसका भी सदस्य हम बन चुके हैं। तो ये रासायनिक और जैविक हथियारों को रोकने का काम करता है। तो एक बार इसको भी जाकर आप लोग ध्यान से पढ़ लें और देख जरूर लें। ऐसे ही हम लोग खबरों पर बात करते रहेंगे और इन खबरों को आप ध्यान से पढ़ें, देखें और लिखें और कोशिश करें आपकी ये सब याद हो, मेमोराइज हो और ज्यादातर लोगों को जानकारी पहुंचाएं कि भाई रटने से कुछ नहीं होने वाला। सीधा सीधा आप देखें अखबारों में कौन सी न्यूज चर्चा में, उसकी टोटल जानकारी आपको है। ऐसे नहीं कि वन लाइन मेथड में हमने लिख लिया कि भारत के आपके जापान में राजदूत और उसके बाद आपको जापान का पता ही नहीं है कि जापान एक कैसा देश है, कहाँ बसा हुआ है, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। तो आप पूरी जानकारी रखें, ठीक है। ऐसी ही रोज महत्वपूर्ण खबरों पर हम आपसे बात करते रहेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो तथ्य आपके आते हैं और उनसे रिलेटेड भी तथ्य मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग बस इनको मेमोराइज करते रहें, देखते रहें और बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को याद करके अपने एग्जाम में परफॉर्म करें। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं सब लोग। प्रशांत।